In today's session, we will study about the vegetative reproduction that comes under the last of type of asexual reproduction. तो clear, it is clear vegetative reproduction के अंदर जो भी vegetative part है body का, can be any part, can be leaf, it can be root as well as stem or even birds. They are capable to give rise a new plant body after decaying or when detaching from the main part body. क्लियर. इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं. ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जो हैं ये एक नए प्लांट के अंदर इजीली डेवलप हो सकती है. इसको हमने दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिफ्रेंशिएट किया है. उसमें हम सबसे फर्स्ट ले रहे हैं दैट इज द नेचुरल मैथड्स एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल मैथड. नेचुरल मैथड तो जनरली प्लांट्स नेचर के अंदर परफॉर्म करते हैं, बट आर्टिफिशियल जो मैथड्स है वो जनरली यूज किए जाते हैं बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट. क्लियर. टू इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स है या फिर आप जो फ्रूट प्लांट्स हैं या टिम्बर प्लांट्स हैं उनकी वेराइटी को इम्प्रूव करने के लिए वेरियस आर्टिफिशियल मैथड्स भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं ताकि प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जा सके. तो फर्स्ट वी आर टेकिंग द नेचुरल मैथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्लियर. यहाँ पर हमने वेजिटेटिव पार्ट्स लिए, जैसे अभी हमने कहा कि इट कैन बी रूट, क्लियर, स्टेम, लीव्स, बुलबिल्स एंड ट्यूरियंस. ये हमने 5 कैटेगरीज ली है फर्स्ट नेचुरल मैथड्स के अंदर. तो रूट के अंदर जब हम देखते हैं, रूट के अंदर तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो सकते कि रूट में कौन सा रूट. तो इट कैन बी आपका टैप रूट मॉडिफिकेशन भी यहाँ पर काम में आता है. इवन आपका जो एडवेंटियस रूट जो है उसके थ्रू भी रूट वेजिटेटिवली प्रोपिगेट हो सकती है. यहाँ पर हमने काफी एग्जांपल्स लिए हैं, लाइक डहलिया है, एस्पैरेगस है. डहलिया के अंदर आपने फैसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल पढ़ा है. द सेम इन एस्पैरेगस ऑल्सो. डालबर्जिया जो है, डालबर्जिया ये एक आपका दैट इज देवदार ट्री जिसको आप बोलते हैं हिंदी में. इस मेजर टिम्बर ट्री है. इसकी भी रूट कटिंग्स यूज होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए. वेयर इज गुआवा है एंड टेपियोका है. टेपियोका इज सिमिलर लाइक स्वीट पोटैटो की तरह ही दिखता है. ये सारे जो प्लांट्स हमने यहाँ पर अभी स्टडी किए रूट्स के, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो इसके अंदर जैसे अभी हमने कहा टैप रूट भी और एडवेंटियस रूट दोनों ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज हो सकती है. जब हम स्टेम की बात करते हैं तो आपने स्टेम मॉडिफिकेशन मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंदर पढ़ चुके हैं. ट्यूबर्स के अंदर हमने देखा, ट्यूबर्स में एग्जाम्पल में आपने पोटैटो और आर्टिचॉक यहाँ पर लिया हुआ है. पोटैटो के अंदर बहुत सारी एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप होती है नोड्स पे. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ट्यूबर्स में किसके थ्रू होता है. तो दैट इज एक्सिलरी बर्ड्स विच आर डेवलप एट द नोड्स विच आर नोन एज आईज, जो आपने पढ़ा हुआ है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. देन आता है आपके पास बल्ब्स. बल्ब्स भी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जिनके अंदर बल्ब्स के बिल्कुल सेंटर में बर्ड्स होती हैं. ये बर्ड्स एक नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करती है. एग्जाम्पल जैसे गार्लिक एंड ऑनियन आप पढ़ के आ चुके हैं. ऑनियन जो फेसिक्यूलेटेड बल्ब होता है और गार्लिक जो आपका जिसके अंदर जिस तरह से रूट फेसिकुलेटेड जो बल्ब होता है वो गार्लिक और ट्यूनिकेटेड जो बल्ब होता है दैट इज कंसिडर्ड एज ऑनियन. तो यहाँ पर आपको बल्ब्स के दोनों एग्जांपल्स याद रखने हैं. फिर आता है राइजोम्स. राइजोम जो है वो एक कंडेंस स्टेम है दैट स्टोर्स फूड मटेरियल फॉर पैरिनेशन. सेम लाइक जैसे हमने आगे भी पढ़ा है कि अनफेवरेबल सिचुएशन को पास करने के लिए जो राइजोम है वो अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं. एग्जांपल्स में आपका जिंजर है, टर्मरिक, बनाना एंड ड्रायोप्टेरिस. क्लियर. ड्रायोप्टेरिस एक फर्न है जो आप टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ के आए. तो इनकी रूट्स जो हैं उनमें कंडेंस फॉर्म दिखाई देती है. राइजोम है ये. देन आता है आपके पास कॉम्स. ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है.
बट ये स्वॉलन पार्ट होता है जिसके अंदर ये भी फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिनेशन है। एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, जैसे कोलोकेशिया है, क्रॉकस, एमोर्फोफेलस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्स विच इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम, स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम है। उसके बाद आता है आपका सकर। अब जब सकर के अंदर जब हम कंडीशन स्टडी करते हैं तो एक स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांच डेवलप होती है, क्लियर, एट द बेस ऑफ द स्टेम से। अंडरग्राउंड स्टेम आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, जो जनरली दिखाई देता है मिंट एंड क्राइसैंथेमम। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर जो मेन फोकस रखना है वो एग्जाम्पल्स पे रखना है। सकर जैसे हमने कहा कि अंडरग्राउंड ब्रांच डेवलप होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से, और वो जो प्लांट है वो एक नए प्लांट पार्ट्स की फॉर्म में डेवलप होती है। रनर्स के अंदर जब हम देखते हैं तो रनर्स के अंदर भी एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप होती है एट द बेस ऑफ स्टेम से, लेकिन ये जो ब्रांच है ये अंडरग्राउंड नहीं होगी। सकर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप हुई है दैट इज अंडरग्राउंड ब्रांच, वेयर इज इन रनर इट्स अ हॉरिजॉन्टल ब्रांच है जो बेस ऑफ द स्टेम से डेवलप हुई है। जब ये प्लांट पार्ट को आप इसकी पेरेंट बॉडी से सेपरेट करेंगे तो ये रनर एक न्यू प्लांट्स की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ऑक्जेलिस और सैंटेला दिए हुए हैं, पर बहुत क्लासिक एग्जाम्पल जो जनरली पूछा जाता है दैट इज साइनोडोन, जो आपने 11th में पढ़ा है, जिसे दुब ग्रास भी बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा स्टोलोन्स। स्टोलोन्स के अंदर भी सेम सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप होती है बट दैट हॉरिजॉन्टल ब्रांच इज आर्क्ड। ठीक है, ये किसका की वर्ड है कि डेवलप्स हॉरिजॉन्टल ब्रांच इज आर्क्ड, इज समहाउ आर्क्ड फॉर्म में होती है, और ये भी जब अपने पेरेंट पार्ट से डिटैच होगी तो नए प्लांट को फॉर्म करेगी। यहाँ पर हमने एग्जांपल में जैस्मिन लिया है, बट उसके अलावा आपने जो अपनी बुक में पढ़ा है दैट इज स्ट्रॉबेरी एग्जांपल है इसका, तो एग्जांपल्स पे खास फोकस रखिएगा यहाँ पे। देन आता है ऑफसेट, क्लियर। ऑफसेट एक वन इंटरनोड रनर है, क्लियर। ऑफसेट की डेफिनेशन है कि व्हाट इज दिस, कि दिस इज अ वन इंटरनोड रनर। ऑफसेट जनरली एक्वाटिक प्लांट शो करते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पिस्टिया एंड आइकॉनिया। यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप उसको नोट कर दीजिएगा। पिस्टिया एक एक्वाटिक प्लांट है, जैसा आपने आगे भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि इसके पास इसको हम जनरली एग्जांपल में लेते हैं कि एक्वाटिक प्लांट्स के पास में रूट कैप्स नहीं होती है, दे हैव रूट पॉकेट्स, उसमें भी हम पिस्टिया का एग्जांपल लेते हैं। पिस्टिया एक वाटर लेट्यूस है, क्लियर। कॉमन नेम हम इसको ले रहे हैं, अल्वा के साथ कंफ्यूज मत होना क्योंकि अल्वा जो है वो सी लेट्यूस है। यहाँ पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द पिस्टिया विच इज एन एंजियोस्पर्म। ये एक वाटर लेट्यूस है, यानी ये फ्रेश वाटर में मिलने वाला एक्वाटिक प्लांट है। एंड देन द सेकेंड वन इज आइकॉनिया। आइकॉनिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स में से है जो 12th के अंदर काफी कुछ कॉमन चीजें हैं जो काफी बार पूछी गई है, उसमें आइकॉनिया काफी कॉमनली यूज है। आइकॉनिया जिसको हम नॉर्मल वर्ड में वाटर हाइशिंथ बोलते हैं या फिर आप इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ये जो प्लांट है एक्सोटिक वैरायटी है, एक्सोटिक वैरायटी है यानी इसको बाहर से यहाँ इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो लीफ का शेप है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है और इसके पर्पल फ्लावर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो इन्हीं फ्लावर्स और लीफ की स्पेशल शेप की वजह से इसको बाहर से लाया गया था, लेकिन यहाँ लाने के बाद में इसका इतना फास्ट इन्वेजिनेशन हुआ है यहाँ पर कि इसने यहाँ की लोकल जो वेराइटीज है उसके लिए थ्रेट डेवलप कर दी। तो आइकॉनिया इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से कंसिडर करते हैं, बहुत ही पोटेंट वीट की तरह ग्रो करता है ये। तो ऑफसेट क्लियर हो गया। ट्यूबर जिसमें एक्सिलरी बर्ड्स ले लिया, बल्ब जिसके अंदर बल्ब फॉर्म के अंदर सेंटर में बर्ड डेवलप होती है जो एक न्यू प्लांट डेवलप करती है। राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड कंडेंस फॉर्म है स्टेम की। कॉम्स अंडरग्राउंड कंडेंस फॉर्म ऑफ राइजोम है, स्वोलन होता है ये। अभी हम इसकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको और भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सकर्स में हमने देखा है हॉरिजॉन्टल ब्रांच है बट वो अंडरग्राउंड है, क्लियर। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसलिए इस चीज को मेंशन
अपने नोट्स में करना मत भूलिएगा। रनर्स के अंदर भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप होती है, बट वो अंडरग्राउंड नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में साइनोडोन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। स्टोलोन्स के अंदर हम देखते हैं कि स्टोलोन्स के अंदर भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप हुई है, बट इट समहाउ आर्क फॉर्म में होती है। एंड देन ऑफसेट विच इज अ वन इंटरनोड रनर है, और इसमें पिस्टी और आइकोनिया का हमने एग्जाम्पल लिया है। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। लीव्स के अंदर जो इंजर्ड लीफ है या फिर अनइंजर्ड लीव्स है, वो जनरली अपने मार्जिन्स पर बर्ड्स डेवलप करती है। जब ये बर्ड अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होगी तो एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स की फॉर्म में ग्रो करेंगी। एग्जाम्पल्स में हमने ब्रायोफिलम लिया है, बिगोनिया, कैलांचो एंड वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न आपको अगर याद होगा तो विच इज कॉल्ड एडिनेटम, जो एक टेरिडोफाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वॉकिंग फर्न का। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स की हेल्प में यूज होता है जनरली। फिर आता है बुलबिल। ठीक है, बुलबिल जो है एक फ्लैशी बर्ड्स डेवलप होती है। ये फ्लैशी बर्ड्स भी एट द बेस ऑफ स्टेम से डेवलप होती है और उसके बाद में एक नया प्लांट पार्ट बनाती है। अगेव, लिली और डायोस्कोरिया, हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं, बट यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ऐड कर रहे हैं, दैट इज ऑक्जेलिस, जो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा अपने नोट्स में। जो अगेव है उसके अंदर जो बुलबिल डेवलप होती है वो फ्लावरिंग बर्ड है, क्योंकि वो फ्लावरिंग एक्सिस पर डेवलप होती है। क्लियर, कंफ्यूज मत होना। अगेव के अंदर बुलबिल इज द फ्लावरिंग बर्ड, बट ऑक्जेलिस के अंदर जब हम इसको स्टडी करते हैं तो वहां पर ये एक्सिलरी बर्ड है। डिफरेंस है, क्योंकि एक्सिल पर डेवलप हो रही है इसलिए एक्सिलरी बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड हो गई एक्सिलरी बर्ड, और फ्लावरिंग बर्ड जैसे रिप्रोडक्शन के लिए मीन्ड है इसलिए रिप्रोडक्टिव बर्ड कंसिडर होगी। नेक्स्ट आया टूरियंस। टूरियंस दे आर द फ्लैशी बर्ड, सेम लाइक बुलबिल है, बट जो बुलबिल्स हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डेवलप करते हैं, और जो टूरियंस हैं ये एक्वाटिक प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्लैशी बर्ड से पैलिनेशन के लिए काम में एग्जाम्पल इसमें पोटम मोजिटोन और यूट्रिकुलेरिया 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद भी रखने हैं। जो टूरियंस हैं ये स्टोर फूड मटेरियल कैरी करते हैं अपने अंदर, स्वॉलन बर्ड्स की फॉर्म में होती हैं ये, और विंटर को पास ऑन करने के लिए ये अपने अंदर मटेरियल को स्टोर करके रखती हैं, और पूरे थ्रू आउट विंटर दे जनरली रिमेन्स इनएक्टिव। तो पोटामोजिटोन और यूट्रिकुलेरिया, तो यहाँ पर हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय नेचुरल मेथड के सारे हमने मीन्स स्टडी कर लिए अलोंग विद देयर एग्जांपल। नाउ वी आर टेकिंग द लुक ऑफ अ पिक्चर। क्लियर, फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको स्वीट पोटैटो दिखाई दे रहा है, दैट इज अ ट्यूबरस रूट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज होती है। सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर फेसिकुलेटेड रूट दिखाई दे रही है, दैट इज ऑफ आपका एस्पैरेगस के अंदर जो फेसिकुलेटेड रूट पड़ते हैं वो है एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है ये भी क्लस्टर रूट्स का ही एग्जाम्पल है, फेसिकुलेटेड, दैट इज कॉल्ड टेपियोका। फिर ये जो डायग्राम है ये है डहलिया का, जिसमें आपको डहलिया के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और साथ में नीचे फेसिकुलेटेड रूट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ जो एग्जाम्पल लिया हुआ है ये देखिए रूट्स डेवलप होती है। ये रूट्स को अगर प्लांट से डिटैच कर दिया जाए तो यहाँ पर नए प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं। ये देवदार प्लांट है जिसको अभी हमने पढ़ा कि देवदार बोले, इंडियन टिम्बर ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में सेकंड आता है ये आपका डालबर्जिया। डालबर्जिया शीशो जिसको इंडियन रोजवुड भी बोलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिम्बर प्लांट है इंडिया का। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय द रूट। नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, जो हमने सारे एग्जांपल्स पढ़े उसको यहाँ पर हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने लिया था ट्यूबर, तो यहाँ पर देखिए ट्यूबर्स में ये आइज डेवलप हो रही है। आइज जिसको भी हमने आगे पढ़ा कि एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, ये एक्सिलरी बर्ड्स नोट्स पर से डेवलप होती हैं और इस तरह से वो एक नया प्लांट जर्मिनेट होकर नया प्लांट फॉर्म करती है। नेक्स्ट नंबर में आपको दिखाई देगा राइजोम। ये राइजोम जिसमें जिंजर का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ एडवेंटिस रूट है और साथ साथ में यहाँ देखिए इसके जो मार्जिन्स हैं वहां पर बर्ड्स डेवलप होती है और इसी बर्ड्स से एक नया प्लांट डेवलप होता है। फिर ये एग्जांपल जो है बुलबिल का एग्जांपल है। ये बुलबिल में से आप देखिए नई बर्ड डेवलप हो रही है ऊपर की साइड पे, अगेन बुलबिल है ये। फिर यहाँ पर एग्जांपल ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, इसके अंदर आपको एग्जांपल जो यहाँ पर दिया हुआ है ये एग्जांपल जो है
वो ब्रायोफाइलम लीफ का है। देखिए इसके मार्जिन पर से एडवेंटियस बर्ड्स डेवलप हो रही है, ये भी सेपरेट होकर एक नया प्लांट पार्ट फॉर्म करती है। ऑफसेट अभी हमने देखा कि दैट इज अ वन इंटरनोड रनर है, जिसको पिस्टिया का एग्जांपल लिया हमने, एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये पिस्टिया है, ऊपर जो क्लस्टर ऑफ लीफ डेवलप होता है और नीचे क्लस्टर ऑफ रूट होता है, बीच में ऑफसेट होता है। अगर इस ऑफसेट को यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये दो सेपरेट प्लांट्स की तरह ग्रो करते हैं। लार्ज स्केल के ऊपर इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रनर है, रनर में भी हमने देखा बेस ऑफ स्टेम से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप होती है और ये हॉरिजॉन्टल जो ब्रांच है ये एक नया प्लांट एट द एंड प्रोड्यूस करती है। देन शक्कर हम यूज करते हैं। देखिए शक्कर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच डेवलप हुई है ना, वो अंडरग्राउंड ब्रांच है, बेस ऑफ स्टेम से डेवलप हो रही है, बट आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक अंडरग्राउंड पार्ट है, इसलिए शक्कर जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर जनरली कंसिडर किया जाता है। फिर आया स्टोलोन। स्टोलोन में भी आपको एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, बट ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच एक स्लाइटली आर्क की फॉर्म में है और जब एट द एंड ऑफ दिस ब्रांच एक नया प्लांट डेवलप होता है, वापस सेपरेट होकर ये दो नए इंडिविजुअल प्लांट्स में सर्वाइव करता है। ये कॉर्म है, जैसा भी हमने कहा कि अंडरग्राउंड स्वॉलन स्टेम होता है जो फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। कोलोकेशिया हमने जिसमें एग्जाम्पल पढ़ा, तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ कोलोकेशिया। एंड द लास्ट वन इज टूरियोन, जो यहाँ पर मेंशन किया आपको, यहाँ पर ये राउंड फ्लैशी बर्ड्स दिखाई दे रही है, दीज आर द टूरियोन्स। क्योंकि फ्लैशी बर्ड्स हैं तो स्टोर फूड होगा इनके पास में, विंटर्स को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह से जनरल डेवलप होती है। यूट्रिकुलेरिया की पिक्चर हमने यहाँ पर यूज की है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय आर्टिफिशियल मैथड। जब हम आर्टिफिशियल मैथड की स्टडी करते हैं तब आपके पास में एक क्लियर यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर होता है, उसके अंदर आप उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो आर्टिफिशियल मैथड से किया जाता है, समटाइम्स इट इज डन ऑन फील्ड। ऑन फील्ड का इन द सेंस, और जो फील्ड की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर एक नॉर्मल फार्मर जो है वो भी इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है, क्योंकि इस प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज्यादा कोई हाई लेवल की टेक्निक है या इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर्स पोटेटो है, ऑनियंस है, इनको स्टोर करके रखते हैं और वो नेक्स्ट क्रॉप सीजन में उसको यूज करते हैं। तो इट इज अ सिमिलर लाइन, बट on the other hand, artificial method which is done in the laboratory, जिसको हम नाम देते हैं टिश्यू कल्चर, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक है यहाँ पर, और इसके लिए एक आपको स्पेसिफिक नॉलेज और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है फॉर प्लांटलेट्स को ग्रो करने के लिए। तो हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑन फील्ड के अंदर हमने जैसे एग्जांपल लिया जो अभी हमने डिस्कस किया कि कमर्शियल यूज के लिए जैसे ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स वगैरह को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। Clear, these are the artificial methods for vegetative propagation and now take a look of this all। सबसे पहले हमने लिया कटिंग मेथड। कटिंग मेथड के अंदर जैसे नॉर्मल के कंसीडर करते हैं कि जो भी कट पीस है, चाहे वो स्टेम का कट पीस हो, रूट का कट पीस हो या फिर लीफ का कोई पीस हो, उसको प्लांट बॉडी से, जो मेन प्लांट बॉडी है उससे कट करने के बाद उसको एक सूटेबल पॉट के अंदर ग्राफ्ट कर दिया जाता है और उसके बाद वो एक नए प्लांट्स की फॉर्म में ग्रो हो सकता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमने तीनों एग्जांपल्स लिए हैं कटिंग में। लीफ का एग्जांपल भी लिया है जिसका एक क्लासिक एग्जांपल होता है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट्स की लीव्स के छोटे छोटे पीसेस करके न्यू प्लांट्स डेवलप किया जाते हैं नर्सरी में। और जब रूट कटिंग मेथड की बात करते हैं तो आपके पास में दो एग्जाम्पल्स आते हैं, लेमन है, सिट्रस फ्रूट का एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं जैसे लेमन एंड ऑरेंज है। और स्टेम कटिंग विच इज जनरली हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे रोज की कटिंग है, शुगर केन की कटिंग है, स्टेम की कटिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो स्टेम की कटिंग के अंदर आप शुगर केन यूज कर सकते हैं, आप चाइना रोज है, नॉर्मल जो रोज प्लांट है उसमें भी हम स्टेम कटिंग को ही यूज करते हैं। बट यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आप अपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ चुके हैं कि
कटिंग्स के अंदर एडवेंटियस रूट डेवलप करने के लिए किस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है? याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो हार्मोन रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन। तो इस कटिंग को जनरली ऑक्सिन के अंदर डिप किया जाता है। इट कैन बी नैफ्थलीन एसिटिक एसिड भी हो सकता है, या फिर आप इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA फॉर्म भी यूज हो सकती है। कटिंग को इस रूटिंग हार्मोन के अंदर डिप करने के बाद में उसको जनरली ग्राफ्ट किया जाता है, ताकि उसमें रूट इनिशिएट होने के चांसेस ज्यादा हो और कटिंग की जो सक्सेस होने की रेट है वो भी हाई हो। द नेक्स्ट मेथड इज लेयरिंग मेथड। लेयरिंग मेथड के अंदर जो सॉफ्ट ब्रांच होती है, जैसे अगर दो हमने यहाँ पर एग्जांपल पढ़ रहे हैं, माउंट लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, ठीक है। फर्स्ट वी आर टेकिंग माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग के अंदर जो सबसे लोअर ब्रांच होती है, सॉफ्ट होती है प्लांट की, स्टिल अटैच विद द पेरेंट प्लांट ही है, उसको जनरली सॉइल के अंदर टक्ड कर दिया जाता है या फिर पैक कर दिया जाता है, और ऊपर इसके अंदर सॉइल रख के कोई हैवी वेट रख दिया जाता है, ताकि ये जो ब्रांच है सॉइल में से बाहर ना आ जाए। फिर टाइम बिंग ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है इसमें इस तरह से एडवेंटियस रूट डेवलप हो जाती है, और उसके बाद इस पार्ट को अपने मदर प्लांट से डिटैच कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आपने बहुत जनरली देखे होंगे इसके अंदर लेयरिंग मेथड के अंदर, जैसे जैस्मीन वगैरह के ऊपर ये काफी क्लासिकली यूज होता है। इसको माउंट लेयरिंग बोलते हैं क्योंकि ये सॉइल के अंदर टक किया जाता है। वेयर इज एयर लेयरिंग? एयर लेयरिंग पे क्वेश्चन आएगा आपको डेफिनेटली, तो आप उसको करिएगा गुटी। गुटी इज ऑल्सो नोन एज एयर लेयरिंग। गुटी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वो GOOTTEE। तो गुटी इज ऑल्सो नोन एज एयर लेयरिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है प्लांट की लोअर ब्रांच ऐसी सॉफ्ट नहीं होती है, और जो ब्रांचेस हैं वो सॉइल जो लेवल है उससे बहुत ऊंची होती है, तो आप उसमें माउंट लेयरिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। उस केस के अंदर जो जिस ब्रांच में आपको लेयरिंग करनी है उसकी ब्रांच के सबसे पहले बाग को रिमूव कर दिया जाता है, और फिर वहां पर मॉइस्ट सॉइल इस तरह से अरेंज कर दी जाती है। इस मॉइस्ट सॉइल के अंदर जनरली सॉइल है, काऊ डंग है, इसका प्रोपोर्शन यूज किया जाता है, और ये यहाँ पर मॉइस्ट सॉइल अप्लाई करने के बाद इसको या तो पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है, जिससे वजह से इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर इवेपोरेट ना हो, या फिर कई प्लेसेस में मुस्लिम क्लॉथ भी यूज किया जाता है, बट उसको आपको टाइम बिंग उसको आपको वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल अगर कम होगा तो यहाँ पर रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर भी टाइमिंग आप देखेंगे जब, तो थोड़े दिनों बाद ये जो कट पोर्शन है जहाँ से आपने बाग रिमूव किया था वहां पर एडवेंटियस रूट डेवलप हो जाती है, और इस प्लांट पार्ट को फिर एक नया पार्ट बनाने के लिए यूज कर दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग मैथड। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, ग्राफ्टिंग मेथड जनरली फ्रूट प्लांट्स में किया जाता है फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इस ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर दो पार्ट्स यूज होते हैं, एक कहलाता है सियॉन और दूसरा कहलाता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक जो है वो एक ऐसा प्लांट पार्ट होगा जिसका जो बेटर रूट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो, जिसका डिजीज रेजिस्टेंट हो। वेयर जो सियॉन है वो एक स्मॉल शूट होगी एक ऐसे प्लांट पार्ट की जिसके जेनेटिक कैरेक्टर्स काफी एडवांस होंगे, इन द सेंस कि जिसके पास जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी के होंगे। तो आप पहले ऐसा सियॉन लेते हैं सुपीरियर क्वालिटी का शूट पोर्शन, और उसको कट लगा के स्टॉक जिसका बहुत वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होगा और डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक जिसके पास होंगे, उनको आपस में आप ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद में विद टाइम बिंग ये एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह इस तरह से ग्रो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ग्राफ्टिंग मेथड पे जनरली पूछी जाती है कि जो सुपीरियर कैरेक्टर वाला पार्ट कौन सा होगा, तो वो सियॉन होगा। पार्ट जिसका रूट सिस्टम डेवलप हो वो स्टॉक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ग्राफ्टिंग मेथड उन्हीं प्लांट्स के अंदर सक्सेसफुल है जिनके पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इसलिए ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोनोकॉट्स के अंदर या मोनोकॉटिलिडेंस प्लांट के अंदर ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मोनोकॉट्स प्लांट्स हैं उनके पास में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, दे लैक कैम्बियम, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट परफॉर्म ग्राफ्टिंग। क्लियर? तो ग्राफ्टिंग यहाँ पर से हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज टिश्यू कल्चर मेथड।
टिश्यू कल्चर मेथड इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। ये आपने टर्म पढ़ी होगी। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है यानी बहुत छोटे स्केल पे आप नंबर्स ऑफ प्लांटलेट्स प्रोड्यूस करते हो, लार्ज स्केल के ऊपर आप नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हो, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। इसके अंदर जो आप न्यू प्लांट डेवलप कर रहे हैं, दीज न्यू प्लांट कैन बी डेवलप फ्रॉम इधर सेल से प्रोड्यूस कर सकते हैं या टिश्यू से या फिर ऑर्गन से भी आप नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टिश्यू सैंपल को पेरेंट बॉडी से सेलेक्ट करना होता है। ये टिश्यू सैंपल को फिर हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम जो जनरली उसमें जो ग्रोथ मीडियम होता है वो अगार का होता है। अगार आप पढ़ के आ चुके हैं, रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट होने वाला एक पॉलीसैकेराइड है जो एक आइडियल ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करता है टिश्यू कल्चर के अंदर। और उसके साथ साथ में बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी यहाँ यूज होते हैं। ऑक्सिन अलोंग विद साइटोकाइनिन भी यहाँ पर यूज होता है। और न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इस प्लांट पार्ट को ग्रो करवाया जाता है। इसमें सबसे पहले कैलस का फॉर्मेशन होता है, दैट यू हैव स्टडीड। व्हाट इज कैलस? कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। ये जो कैलस है उसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन फिर इसमें रूट और शूट इनिशिएट हो जाती हैं और उसमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो सैंपल जो प्लांटलेट्स में प्रोड्यूस हुआ है एक नॉर्मल हाइट अटेम्प्ट करने के बाद इन प्लांटलेट्स को या तो नर्सरी में या फिर उनको सुटेबल पॉट्स है या फिर उनको फील्ड के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यहाँ पर से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये इनका ट्रांसफर किया जाता है, इनको प्लांटेशन किया जाता है तो काफी प्लांटलेट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बेसिक रीजन यही होता है कि प्लांटेशन के टाइम में या फिर प्लांटलेट्स को ट्रांसफर करने के टाइम उनके रूट हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक इनको वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से ये प्लांटलेट्स जनरली ग्रो नहीं कर पाते। तो हमने अभी के टॉपिक में कंप्लीट कर दिया कि किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाता है बाय नेचुरल मेथड एज वेल एज आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में अभी हमने सबसे पहले लेयरिंग ले लिया, कटिंग ले लिया, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर मेथड ले लिया। अब हमारे पास में टॉपिक आते हैं कि हमने ये जो डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या कोई एडवांटेजेस हैं? तो वी आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ के चलना है क्योंकि यहीं से आपका डिफरेंस भी बनेगा असेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में। तो सबसे पहले कि जो नेचुरल मेथड है इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ उससे आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज मिलती है। क्योंकि हमने आगे देखा है कि किसी भी टाइप का कोई गैमेट का फॉर्मेशन है ही नहीं, एक यूनिपेरेंटल कॉम्बिनेशन से ये प्रोड्यूस होते हैं, तो कोई जेनेटिक नए कॉम्बिनेशंस नहीं आते, तो दे आर क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर पे। ये सूटेबल है उन प्लांट्स के लिए क्योंकि ये बहुत फास्ट रेट के ऊपर ग्रो करते हैं। क्लियर? अब जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है वो डेफिनेटली नए प्लांट्स में डेवलप होती है, यानी जो उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो 100%। इसलिए प्लांट्स के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट मेथड है कि वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करे। प्लस कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स वाइबल नहीं होते, ऐसे प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हम उसके नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सेम लाइक जिनके पास बहुत सारी ऑक्सिलरी बर्ड्स डेवलप होती है, लाइक हमने अभी पोटैटो में पढ़ा है कि पोटैटो के पास जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है वो ईच ऑक्सिलरी बर्ड्स कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो आपको एक ही स्मॉल पोटैटो से बहुत लार्ज नंबर पे प्लेटलेट्स मिल जाती हैं। ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज वेरी फास्ट, बहुत फास्ट रेट पे परफॉर्म होता है, इसलिए आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत लार्ज स्केल के ऊपर बहुत ज्यादा नंबर में प्लांट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्लस ऐसे प्लांट जिनके पास में सीड नंबर बहुत कम है उनमें भी ये जो प्रोसेस है इट इज कंसीडर्ड एज अ बून। बहुत लार्ज स्केल पे आप इसमें प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ऐसे प्लांट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके पास में जैसे अभी हमने कहा वाइबल सीड नहीं बनते या फिर सीड डोर्मेंसी बहुत ज्यादा होती है या सीड जो होते हैं उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं। ऐसे प्लांट्स बहुत ही इजी मेथड है क्योंकि अभी हमने देखा कि जो नॉर्मल केस के अंदर नेचुरल मेथड्स है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निक या नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत इजी
इजीली आप इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। फिर हायर पीरियड सीड डॉर्मेंसी जिनके पास होती है उनमें आप वेजिटेटिवली प्रोपगेशन करवा सकते हैं। प्लस सेलेक्टेड वेराइटीज को प्रिजर्व करना, प्रिजर्व इन द सेंस क्योंकि यहाँ कोई रिकॉम्बिनेशन तो हो नहीं रहा है, कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो नहीं रहा है, तो कोई नए कैरेक्टर्स तो आएंगे नहीं, इसलिए जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं आप उनको प्रिजर्व करना चाहते हो तो ऐसे कैरेक्टर्स को वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड देन लास्ट, इट इज अ वेरी लेस एक्सपेंसिव मेथड। क्लियर, लेस एक्सपेंसिव के बारे में कि इसके लिए अगर आपके पास में बहुत ज्यादा आपको इसके लिए नए प्लांट्स को परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे जैसे फार्मर्स हमने देखा कि वो अपने मेन क्रॉप में से जो उसका प्रोडक्ट होता है उसमें से वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए उनमें से काफी सीड्स को स्टोर करके रख लेते। स्टोर यानी अगर वो पोटैटो या पोटैटो है या ऑनियन है, अगर दे आर स्टोरिंग तो वो उनके लिए नेक्स्ट क्रॉप का सीड की तरह काम करता है। तो इट्स वेरी लेस एक्सपेंसिव है, किसी भी पार्ट से आप नए प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट एट द सेम टाइम हम एडवांटेजेस की तो बात कर रहे हैं, बट हियर सम डिसएडवांटेजेस आर ऑल्सो देयर। डिसएडवांटेजेस को आप कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे पहला इसकी वजह से ओवर क्राउडिंग होती है। क्लियर, प्लांट पार्ट्स वहीं के वहीं आसपास में ही बहुत लार्ज स्केल पे बहुत लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनके बीच में स्ट्रगल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत क्लियरली इनके अंदर ऑब्जर्व होती है। तो ओवर क्राउडिंग इनका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड इज लेस अडेप्टेबिलिटी। लेस अडेप्टेबिलिटी हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि कोई वेरिएशंस तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए वो एनवायरमेंट के साथ में बहुत ज्यादा अडेप्टिव नहीं होते। आप वो लंबे टाइम तक वो सेम ही कैरेक्टर्स को प्रिजर्व करके हुए चलते हैं, जिसकी वजह से उनमें जनरली इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ डिसीज। ट्रांसफर ऑफ डिजीज का मतलब पॉइंट ये कि क्योंकि ये आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं, अगर पेरेंट पार्ट में या पेरेंट प्लांट में किसी भी टाइप की डिजीज है तो वो डिजीज उनके नेक्स्ट जो प्लांट है जो वेजिटेटिवली प्रोपगेट होकर जो नया प्लांट पार्ट बन रहा है उसमें भी वो डिजीज इजीली ट्रांसफर हो जाती है। सेकेंड इज नो हाइब्रिड कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली क्योंकि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहे हैं, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए कोई भी नए हाइब्रिड कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा। सेम लाइक एब्सेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, तो दैट इज ऑल्सो क्लियर कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई मेयोसिस नहीं हुआ, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो न्यू कैरेक्टर्स आने की कोई चांस ही नहीं है। इसी वजह से इनकी अडेप्टेबिलिटी भी बहुत कम होगी बिकॉज दे विल हैव नो वेरिएशंस। एंड देन लास्ट वन इज दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जिससे हम बोलते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्लियर ये फास्ट है, इजी है, लेस एक्सपेंसिव है, हम सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, बट दिस रीजन दैट जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत रिड्यूस होने लग जाती है। इसकी वजह से वो जो प्रोजेनी है वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती। दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी कर दिए। तो इसी टॉपिक के साथ में आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट विल स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So after asexual reproduction, now we are starting our next topic that is called sexual reproduction. Clear? Sexual reproduction के बारे में बहुत बेसिकली आप पढ़ के आ चुके हो कि this is a type of reproduction in which two parents are required. It is a type of reproduction in which formation of male and female gametes generally takes place. तो वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे important जो इसका जो significant event है sexual reproduction का, that is मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और यही मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूजन होगा इनका तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा विच इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज जाइगोट। क्लियर?
तो जायगोट जो है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है किसी भी स्पीसीज के वो रीस्टोर होंगे एज वी नो, क्योंकि गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड हैं बिकॉज दे आर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस हो जाने के बाद में उनके अंदर वो हैप्लॉइड होंगे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है गैमेट्स के पास में, और जब इनका फ्यूजन होगा तो वो स्पीसीज के जो क्रोमोसोम नंबर है वो जायगोट की फॉर्म में उसको वापस रीस्टोर करेंगे। तो दैट इज वेरी एसेंशियल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन किया जाता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड देन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जायगोट जो है उसमें क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें कंटिन्यूअस फिर सेल डिवीजन होगी जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं, और ये जायगोट फिर एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड देन उसके बाद में वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है और फिर वो अपनी लाइफ के अंदर आगे डेवलपमेंटल डिफरेंट फेजेस के अंदर एंटर करता है। तो पॉइंट आ गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसा हमने आगे भी पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी फॉर्म होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती है, दे आर जेनेटिकली डिसिमिलर, नॉट दे आर नॉट इवन आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, इवन दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देमसेल्फ आल्सो, यानी जो सिबलिंग्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है क्योंकि हर बार उनके अंदर कुछ नए रिकॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से दे आर ऑलवेज different from their parental as well as amongst themselves they are also very different। अगर हम सेक्स के ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सेक्स जो है वो प्रोटिस्ट और सिंपल एल्गी के अंदर हुआ। क्लियर। नॉर्मल केस के अंदर इनका जो प्राइम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल है क्योंकि जब भी फेवरेबल सिचुएशन होती है इधर बाय स्पोर्युलेशन, स्पोर्स बना के, फ्रेगमेंटेशन करके या फिर बाइनरी फिजन करके ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दोज हु बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा ग्रुप को या फिर जो सिंपल एल्गीज हैं जो यूनिसेल्युलर एल्गीज जिनको हम कंसिडर करते हैं, ये एल्गीज जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती है। बट व्हेन दे अंडरगो अनफेवरेबल सिचुएशन उस केस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर। इस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये जो आने वाली है, इसलिए इसको अंडरलाइन करना। यहाँ पर हमने कहा है कि जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नॉर्मल केस में हमने पढ़ा कि जब फेवरेबल सिचुएशन होती है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट व्हेन देयर इज अनफेवरेबल सिचुएशन, एनवायरमेंट इज वेरी हॉस्टाइल, इन दैट सिचुएशन दे फॉर्म्स गैमेट्स। क्लियर। द सेम मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं एंड देन जायगोट अपने ऊपर एक थिक वॉल को प्रोड्यूस करता है। क्लियर। थिक वॉल अभी हमने आगे क्लेमाइडोस्पोर्स में भी पढ़ा था कि थिक वॉल का रीजन क्या है। थिक वॉल जो है वो उनको इस होस्टाइल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। तो पूरी अनफेवरेबल सिचुएशन वो इस थिक वॉल के अंदर सर्वाइव करते हैं और जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आती है ये जाइगोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो माइंड इट, जाइगोस्पोर वर्ड को समझना, स्पोर्स लिखा हुआ है पीछे, बट दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज अ जाइगोट, इसलिए जाइगो वर्ड आगे यूज हुआ है। जाइगोस्पोर, इट इज अ जाइगोट विच इज कवर्ड बाय अ थिक कोट टू सर्वाइव इन एक्सेसिव जो एक्सट्रीम अनफेवरेबल सिचुएशन है उस सिचुएशन में। तो जाइगोस्पोर इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटिस्ट ग्रुप के मेंबर्स और सिंपल एल्गी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर। तो जाइगोस्पोर्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टूवर्ड्स कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है कोई इंडिविजुअल तो उसको किस खास स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे अभी हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमेट्स बनाने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे और ओवा या फीमेल गैमेट बनाने के प्रोसेस को oogenesis बोलेंगे। तो दैट गैमेटोजेनेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन स्टेप आता है। फर्टिलाइजेशन जैसा भी हमने पढ़ा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द रिजल्ट इज अ फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट।
देन थर्ड स्टेप इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जैसे अभी हमने देखा कि जायगोट फॉर्म होने के बाद उसमें कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिनको हम क्लीवेज बोलते हैं। उस क्लीवेज की वजह से जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट थ्रू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और फिर वो इंडिविजुअल एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में डेवलप होता है। तो दीज आर द 4 स्टेप्स या फिर हम कहेंगे प्रोसेसेस विच इज जनरली परफॉर्म बाय द एन इंडिविजुअल विच इज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, द सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, थर्ड इज एम्ब्रियोजेनेसिस एंड द फोर्थ वन इज डेवलपमेंट। अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम देखें तो बेसिकली हम रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज सिनगैमी एंड द सेकेंड वन इज कॉन्जुगेशन। सिनगैमी, sin together, gamy means marriage or fusion. तो सिनगैमी is considered as the fusion of gametes. अब इस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स, यानी जो किस टाइप जो गैमेट्स फ्यूज होने वाले हैं उनका सोर्स क्या है, यानी इधर दे आर सिमिलर और डिसिमिलर, उसके बेस पे या फिर आप सिंगल पेरेंट से आ रहे हैं या डिफरेंट पेरेंट से आ रहे हैं, इसके बेस पे आपने जो सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट लिया है उसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एंडोगैमी एंड exogamy. Let's understand this term, endogamy. Endogamy is also known as self fertilization. ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए आपको जो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे पेरेंट्स चाहिए, आपको यूनिपेरेंटल जो सिचुएशन है वो इसमें काम करती है, तो ऑब्वियसली यस करती है क्योंकि एंडोगेमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन में यूनिपेरेंटल काम करते हैं। बट उसके साथ साथ में अगर कोई फ्लावर की या एनिमल्स की बात करें तो हर्माफ्रोडाइट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंडोगेमी कर सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट अगेन जिसके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। उसके अलावा जो बायसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर चलेंगे। क्लियर, मोनोशियस एंडोगेमी करेंगे। तो याद रखिएगा एंडोगेमी से रिलेटेड मैंने कहा है ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, मतलब ये यूनिपेरेंटल शो करेंगे, मोनोशियस प्लांट शो कर सकते हैं इसको। क्लियर, और साथ साथ में जो बायसेक्सुअल प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट, ये तीनों या चारों कैटेगरी जो है वो एंडोगेमी शो करती है। एक्सोगेमी की बात करें तो एक्सोगेमी मीन्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये बाय पेरेंटल होगा ऑलवेज। एंडोगेमी और एक्सोगेमी को लर्न करने के लिए बेटर आप इसका एक अच्छा सा छोटा सा टेबुलर फॉर्म बनाएं और उसको कंपैरिजन में लिख लें ताकि आपको ये अच्छे से याद रह पाए। तो एक्सोगेमी इज अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए ये बाय पेरेंटल होगा। एट द सेम टाइम इसके लिए आपको यूनिसेक्स ऑर्गेनिज्म चाहिए। क्लियर, बाइसेक्सुअल नहीं चाहिए, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म चाहिए और डायशियस होने चाहिए। डायशियस जिसके अंदर दोनों सेक्सेस सेपरेट हो, 2 अलग डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो। तो क्लियर हो गया एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ गैमेट्स। क्लियर, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट और दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट। देन स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे आपने बहुत कॉमनली इसको बहुत ही अपने लास्ट ईयर में इसको कंप्लीट कर दिया है, बट लेट्स टेक एन आइडिया कि आइसोगेमी यानी जब दोनों गैमेट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर हो। क्लियर, तो ऐसे फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट को हम बोलेंगे आइसोगेमी। देन बिल्कुल इसका कॉन्ट्रास्ट एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी के अंदर नॉर्मल सेल्स के अंदर कि जो गैमेट्स होंगे उनका स्ट्रक्चर तो सेम होगा बट इनका साइज जो है वो डिफरेंट होगा, दैट इज नोन एज एनाइसोगेमी। या फिर आप उसको सिंपल वर्ड में रखें तो आइसोगेमी में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर चाहिए थे और एनाइसोगेमी में मॉर्फोलॉजिकल डिससिमिलर गैमेट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। देन आया ऊगैमी जो ह्यूमंस में ऑब्जर्व होता है और काफी मेजोरिटी ऑफ प्लांट में ऑब्जर्व होता है, जिसके अंदर जो ब्रायोफाइट ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो जो फीमेल गैमेट है वो मूव नहीं करता, यानी वो नॉन मोटाइल होता है और उसका साइज भी कंपैरेटिवली बड़ा होता है।
वेयर इज जो मेल गैमेट होगा उसका साइज स्मॉल होगा और वो मोटाइल होगा। तो इस टाइप का फ्यूजन इन विच द फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, वेयर एज male gamete which is small in size but it is motile, such type of fusion of gametes is known as oogamy। clear? Then last में आया hologamy। holo मतलब the whole one। clear? The complete organism। clear? The complete organism starts behaving as a gamete, जो हमको जनरली फंगस में ऑब्जर्व होता है। ये होलोगैमी के अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स बिहेविंग itself एज अ गैमेट और फिर उसका कंप्लीट फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसका नाम ही इसको रिजेंबल करता है, दैट इज होलोगैमी, द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन फॉर्म ऑफ अ गैमेट। So these is all we have studied the types of sexual reproduction. But here we are starting some disadvantages and advantages of sexual reproduction. So first we will take advantages. So what are the advantages of sexual reproduction? तो आपके सबसे पहला जो इसका important characteristic आता है that is variety. Obviously sexual reproduction is a full of variety क्योंकि इसके अंदर variation इसका base है। गैमेट्स बन रहे हैं क्योंकि मियोसिस से, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, डीकॉम्बिनेशन होता है, क्रोमोसोम्स की शफलिंग होती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बहुत ही लार्ज नंबर की वैरायटी शो करने वाले होंगे। नेक्स्ट इवोल्यूशन हमने आगे देखा ही है। इवोल्यूशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉसिबल है क्योंकि न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, नेचर उनको सेलेक्ट करेगी, वेरिएशंस के ऊपर काम करती है नेचर, और नेचर उनको सेलेक्ट करती है और उन्हीं को सरवाइव करने का जो चांस है वो आगे प्रोवाइड करती है। तो इवोल्यूशन हमेशा जनरली हमने देखा है कि जो ऐसी फॉर्म जो ज्यादा एडजस्टेबल हो एनवायरमेंट के साथ में वो लंबे समय तक सरवाइव कर पाती है। तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इवोल्यूशन होता है, देन अडेप्टेशन आता है क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि प्रोजेनी में अडेप्टिबिलिटी है या रेट ऑफ अडेप्टिव कैरेक्टर्स है वो बहुत हाई होते हैं। क्लियर? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बहुत लार्ज स्केल पे या बहुत फास्ट रेट में मॉडिफाई करते रहते हैं। मॉडिफिकेशन होने की वजह से ही जैसे हम जो एक टर्म लेते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो फिटेस्ट ही सर्वाइव करता है। वो क्यों? क्योंकि उसके पास अडेप्टिबिलिटी होती है, वो अपने एनवायरमेंट के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने की टेंडेंसी शो करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज हायर वाइगर एंड वाइटिलिटी। इस वर्ड को हम हेट्रोसिस से कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वी आर जनरली यूजुअली बाय पेरेंटल होता है, तो उसमें दो डिफरेंट पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हर पेरेंट अपने बेस्ट कैरेक्टर को अपने गैमेट्स की फॉर्म में आगे ट्रांसमिट करता है, इसलिए जो प्रोजेनी बनेगी उनमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा, हेट्रोसिस होंगे, उनके पास में जो क्वालिटी होगी, उनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उनके पास में अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा होंगे, यानी वो अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा एडवांस होंगे। तो हेट्रोसिस, वाइगर, कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइटिलिटी, उनके रेट ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि अडेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ सर्वाइवल भी उनका ज्यादा होगा। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एट द अदर हैंड वी हैव सम डिसएडवांटेजेस टू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है बायपेरेंटल। क्लियर? बायपेरेंटल अगर मोड होने की वजह से उनको एटलीस्ट 2 मेट की रिक्वायरमेंट होती है। इफ 1 मेट इज एब्सेंट तो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं होगा, तो दैट इज अ डिसएडवांटेजेस। ये एक स्लो प्रोसेस है। क्लियर? अभी हमने आगे प्रोसेसेस पढ़े कि गैमेटोजेनेसिस होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, देन एम्ब्रियोजेनेसिस होगा एंड देन फर्दर डेवलपमेंट आएगा। ये प्रोसेस स्लो तो है ही, बट एट द सेम टाइम ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसके लिए बॉडी को बहुत लार्ज स्केल पे एनर्जी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज करनी पड़ती है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेजेस है क्योंकि इसमें बहुत लार्ज स्केल के ऊपर एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो है, प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो फूड स्टोर वो इसीलिए करता है लाइफ लॉन्ग, ताकि वो फास्ट रेट पे रिप्रोड्यूस कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, दैट इज अ चांस फैक्टर। चांस फैक्टर इन द सेंस हमने देखा कि ब्रायोफाइट से हम देखते हुए आ रहे हैं कि मेल गैमेट्स के नंबर्स बहुत लार्ज स्केल पे बनते हैं। क्लियर?
ह्यूमंस में भी देखें तो जो स्पर्म्स है उसका काउंट एग कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। इसका रीजन ही यही है क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक चांस फैक्टर है, दोनों की मीटिंग होगी या नहीं होगी ये एक चांस है टोटल, ठीक है। ये कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि स्पर्म डेफिनेटली 101% वो फ्यूजन होगा ही होगा। तो दैट्स बिकॉज ऑफ चांस फैक्टर, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल एंड एज अ प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पर प्रोजेनी हमेशा बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड देन लास्ट वन इज एसटीडीज, चांसेस आर वेरी हाई। व्हाट इज एसटीडी? दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। क्लियर? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, द डिजीज विच ट्रांसमिट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि एसटीडीज के जो चांसेस हैं वो इस केस में वेरी हाई होते हैं। एसटीडी के एग्जांपल आप लेंगे, जेनाइटल हर्पीज ले सकते हैं, एड्स ले सकते हैं, हेपेटाइटिस है बी, दीज आर ऑल एसटीडी जिनके चांसेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर वेरी हाई। अभी हमारा आज के टॉपिक के अंदर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया है एंड जनरल आइडिया लिया हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन आई एम सेइंग, एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। और इस केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज मेंशन इट और आप मुझसे कभी भी डायरेक्टली ऑन डाउट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं।